जी, अस्सलाम वालेकुम पीपीएससी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और अपनी प्रेपरेशन पर पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें पीपीएससी के इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस थी कुछ, जिसमें बहुत मेजर एक पॉइंट था कॉन्फिडेंस का। और इसके अलावा प्रेपरेशन किस तरह से करनी है वो सारी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। तो आप उसको देख सकते हैं, ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये ज़रूर डाल दूंगा उसका लिंक वगैरह। तो आज बहरहाल मैं अपना जो इंटरव्यू है जो 2012 में हुआ था, जिसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी, उसकी मैं आपको एक पूरी जो है वो स्टोरी सुनाने लगा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा अपना माइंड मेक कर सकें और आपकी थोड़ी सी आप समझ लें कि आप थोड़ी सी प्रेपरेशन को थोड़ा डायरेक्शनल कर लें, किसी एक तरफ फोकस कर लें, ताकि आपका इंटरव्यू जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ हो सके। तो सबसे पहली बात ये कि घर से मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके निकला था। उसमें एक थोड़ा सा इशू हो गया था मेरे साथ, जिसमें ये था कि मेरे पास जो मेरा डोमिसाइल था, जिसकी बेस पे मैंने अप्लाई किया था, वो मुझसे गुम गया। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि तब फर्स्ट टाइम था, नए नए हम थे। तो बहरहाल हम उधर गए इंटरव्यू वाले दिन। तो वो जो क्लरिकल स्टाफ वाला जो ऑफिस होता है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चेक करने होते हैं, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। अब मेरा जो डोमिसाइल है वो मिसिंग था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कर दें, बाद में जब मिलेगा तो कर दूंगा, इनपुट कर दूंगा। अब डोमिसाइल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसकी बेस पे ही डिसाइड होना होता है कि आप किस जगह के रिहायशी हैं, पंजाब के हैं या किसी और प्रोविंस के हैं। तो ये जो सीट्स हैं ये तो पंजाब की थी ना, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसलिए उन्होंने क्या किया जी, मुझे रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने से मुराद ये है कि उन्होंने उस दिन इंटरव्यू नहीं लिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अगर डोमिसाइल जो है वो आप कहीं से ढूंढ के ला सकते हैं, जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया था, तो फिर आपको हम इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, बहरहाल उन दिनों बड़े हम एनर्जेटिक हुआ करते थे। मैं उससे पहले पंजाब कॉलेज में पढ़ाता था उस, और फिर मैंने सुपीरियर कॉलेज, उस जिस टाइम की इंटरव्यू की बात है तब मैं सुपीरियर कॉलेज में पढ़ा रहा था, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। तो तब ना आप बड़े एनर्जेटिक होते हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, खैर है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन किस्मत को मंजूर था। बहरहाल आखिरी दिन मेरा डोमिसाइल जो है वो मिल गया, घर के अंदर से ही। मैं सोया पड़ा था और किसी ने आवाज़ दी, मेरे बड़े भाई ने, उसने आवाज़ दी, उसने कहा डोमिसाइल तुम्हारा मिल गया। फिर बहरहाल मैं जाके अपने डोमिसाइल को मैंने जमा करवाया और दोबारा से मुझे फिर उन्होंने कहा कि अब आपके लिए जो इंटरव्यू की डेट होगी वो अब आपको बाद में बता दिया जाएगा। बहरहाल मैं भूल गया, सारा कुछ हुआ और हम अपने कॉलेज में बिज़ी थे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो एनीवेज़ फिर क्या हुआ जी, मुझे कॉल आ गई, फिर इंटरव्यू वगैरह हुए। तो जिस पैनल में मेरा इंटरव्यू था, तब इसी तरह के कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके कुछ इश्यूज़ आए थे और बाद में उनको बुलाया गया। तकरीबन 20 कैंडिडेट्स थे उस पैनल के लिए, और लाहौर में ये कंडक्ट हुआ था। तो बहरहाल मुझे कॉल आई, मैं अंदर गया, परमिशन ली, चेयरमैन साहब से परमिशन ली, फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने बैठने के लिए परमिशन ली और बड़े रिलैक्स होके बैठ गया। अच्छा, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र करता हूँ कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता है इंसान पे, ज़ाहिर बात है, इंसान है। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा मेंटेन था। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिलेक्शन में आपके कॉन्फिडेंस प्लस आपकी प्रेजेंटेशन, मतलब आपकी ड्रेसिंग, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपनी जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर करके जाइएगा। जो भी ड्रेसिंग आपने करनी है, चाहे आपने पेंट कोट पहनना है, चाहे आपने शलवार कमीज़ पहननी है, तो जो भी है वो आप पूरा ड्रेस कोड फॉलो करिएगा। तो मैंने बहरहाल पेंट कोट और टाई में मैं था। अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप शलवार कमीज़ में जाना चाहते हैं, ख़ासकर फ़ीमेल्स के लिए, वो भी जिस भी ड्रेस में जाना चाहती हैं, वो प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, मतलब ऑफिशियल ड्रेस होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप कॉलेज की कोई स्टूडेंट हैं या किसी पार्क में आई हैं, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, बड़ा ऑफिशियल सा ड्रेस होना चाहिए। तो बहरहाल इसमें जाके मैं बैठ गया। फिर जो चेयरमैन हैं उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन, उन्होंने डिमांड की कि आप इंट्रोडक्शन बताएं।
तो मैंने ए टू ज़ी अपने बर्थ से ऑनवर्ड सारा इंट्रोडक्शन जो है वो तरतीब से बता दिया, एजुकेशन, और उसके बाद मैं उन दिनों चूँकि सुपीरियर कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैंने उनको एज़ इट इज़ बता दिया कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ हाइड करते हैं तो फिर उस हाइड चीज़ को छुपाने के लिए मज़ीद कुछ चीज़ों का सोचना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल मैंने सारी चीज़ें इसी तरह एज़ इट इज़ बता दी, और फिर जो चेयरमैन हैं उन्होंने मुझसे मेरी फ़ैमिली के बारे में पूछा कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कितने हैं, कौन कौन क्या क्या करता है, यानी पूरी डिटेल वो मुझसे जानना चाह रहे थे। मेरा मानना है कि वो आपसे जो डिटेल चाहते हैं वो असल में ये देख रहे होते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप अपनी बात को ठीक से कन्वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से कन्वे करने के काबिल हो। ओके, बहरहाल मैंने सारा डिटेल में बताया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके जो फादर हैं उनका प्रोफेशन क्या है, मैंने उसका सारा डिटेल में डिस्कस हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा जी कि आपके जो टीचर हैं, जो आपके फेवरेट टीचर हैं वो कौन हैं। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे डॉक्टर अज़मत सईद थे, वो हमारे बहुत फेवरेट थे, मैंने उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके ये जो टीचर फेवरेट हैं ये क्यों फेवरेट हैं। तो उनके कुछ मैं अपने टीचर का यहाँ ज़िक्र करना इसलिए मुनासिब समझता हूँ, या मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि हम भी टीचर हैं और हमारे जो टीचर हैं वो तो फिर क्या ही बात है उनकी। तो मैं अपने टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के उनका नाम ले रहा हूँ, ताकि अगर वो कहीं ना कहीं मेरी अगर भी ये वीडियो देख लें तो उनको खुशी हो। बहरहाल उनका मैंने बताया, मैंने कहा कि वो बड़े ऑनेस्टली पढ़ाते थे, बड़ी तैयारी करके आते थे, हालांकि बड़े एक्सपीरियंस टीचर थे, फिर भी पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके आते थे और बड़ा ही पंक्चुअल थे वो, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था उनका। बहरहाल ये सारा कुछ उन्होंने डिस्कस किया, पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपके अंदर कोई ख़ास क्वालिटी जो समझते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो दूसरों में नहीं है। फिर वो ज़ाहिर बात है उस वक्त जो जो मेरे माइंड में आया या जो जो मैं फ़ील करता हूँ कि मेरे अंदर प्रोमिनेंट चीज़ है वो मैंने उनको बताया। उसके बाद फिर जब वो पूरे सेटिस्फाई हो गए, फिर उन्होंने सब्जेक्ट जो टीचर्स थे, 2 सब्जेक्ट टीचर बैठे हुए थे, उनकी तरफ मुझे रेफ़र किया, फिर मैंने उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। तो बहरहाल उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस किए, सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर बात है आपकी सारी फ़ाइल उनके पास भी होती है, लेकिन फिर भी वो आपसे भी इंक्वायर करते हैं कि आप क्या बताते हैं उनको। ज़ाहिर बात है आपकी सारी सीवी उनके सामने मौजूद है। बहरहाल मैंने उनको बताया कि मैं इस वक्त सुपीरियर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और मैं 2007 की मेरी मास्टर्स है, और सो एंड सो सारा कुछ बात डिस्कस किया उनसे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो उसमें मैंने यही बात आपसे की थी कि जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है या जो टीचर हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, आपकी बात से ही उन्होंने अगला क्वेश्चन करना होता है। जैसे मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि इस वक्त आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो उन दिनों में मेरा चैप्टर 15 एफएससी पार्ट 2 का फ़िज़िक्स का चैप्टर 15 जो है वो चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे उससे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हैं जो मुझे याद थे वो मैंने नोट किए हुए हैं, तो मैं ऊपर से आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। बहरहाल उन्होंने सबसे पहले एक डायग्राम बनाई जिसमें उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, फिर उन्होंने कोई एरिया बनाया और उसकी कोई ख़ास ओरिएंटेशन रखी, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसको अगर इस तरह से मूव किया जाए तो आप बताएं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा। तो उसमें बहरहाल मैंने उनको जो जो उस वक्त मेरे माइंड में आया, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन किया, मैंने ठीक से उनको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा जी कि आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि मुझे कुछ टाइम हो चुका था पढ़ाते हुए। अच्छा, इस चीज़ से मैंने ये आइडिया लगाया कि फिर वो मज़ीद, मतलब वो जब उन्होंने पूछा कि मैं कितने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने आइडिया लगा लिया कि मैं पूरी बुक्स पढ़ा चुका हूँगा। फिर उन्होंने बुक्स से इधर उधर से भी क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए।
जैसे चैप्टर नंबर 16 से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के बारे में, फेज़ लीड, फेज़ लैग के बारे में। इसके अलावा उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था, हाँ जी, कुछ उन्होंने फेज़र डायग्राम्स बनाई। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा लीड कर रहा है कंपोनेंट, कौन सा लैग कर रहा है, आरएमएस वैल्यू के बारे में पूछा। इसके अलावा उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा जी, चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की है, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से। फिर उन्होंने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम्स पूछी। ये हम बीएससी में भी करवाते हैं, आगे चल के एमएससी में भी थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। बहरहाल फिर उन्होंने पूछा जी कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में। कॉम्पटन इफ़ेक्ट में इंसिडेंट एक्सरे फोटोन और टारगेट इलेक्ट्रॉन जो है उसके मोमेंटम के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस किए। इसके अलावा उन्होंने स्कैटरिंग एंगल के बारे में क्वेश्चंस किए। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि जो एनर्जी में जो वेवलेंथ में इजाफा हो रहा है उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिर उन्होंने जो कॉम्पटन शिफ्ट का जो फाइनल फार्मूला आता है उसका स्ट्रक्चर पूछा। उसमें उन्होंने पूछा कौन कौन सी टर्म क्या क्या शो कर रही है। और उसके बाद जी कॉम्पटन इफ़ेक्ट हो गया। उसके बाद वो आ गए मैक्सवेल्स इक्वेशन की तरफ। फिर उन्होंने पूछा जी मोनोपोल जो है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। फिर उन्होंने पूछा जी कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसको आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इन सारी बातों का आंसर करने के बाद उन्होंने फिर पूछा, जब मैंने इनका आंसर कर दिया, फिर उन्होंने पूछा जी कि डाइवर्जेंस की फ़िज़िकल मीनिंग क्या है। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में उन्होंने पूछा। इसके बाद एक उन्होंने फार्मूला लिखा किसी वेक्टर का। फिर उन्होंने कहा कि इसका डाइवर्जेंस लें और कुछ उन्होंने कोऑर्डिनेट्स बताए कि इन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक आप डाइवर्जेंस लें। और उसके बाद उन्होंने जो मेरा मास्टर्स में सब्जेक्ट था पार्टिकल फ़िज़िक्स, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पूछी, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया वो जो साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट बैठे होते हैं उनकी तरफ। अच्छा, उन्होंने मुझे बड़े मज़े के क्वेश्चन किए, सिंपल। मेरा ये ख्याल है, मुझे नहीं पता आपको ये सिंपल लगते हैं या नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा जी कि क्लास के अंदर जो डिसिप्लिन होता है उसका क्या मतलब है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि टीचर के अंदर जो डिसिप्लिन है वो किस किस तरह का होना चाहिए और टीचर का क्लास के साथ इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, बच्चों को वो कैसे कन्विंस करे कि वो पढ़ें। उसके बाद उन्होंने पूछा पंक्चुअलिटी, टीचर की जो पंक्चुअलिटी है उसका क्या मतलब है। उसके बाद उन्होंने कहा जी करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ बेसिक उन्होंने चीज़ें थीं जो मुझसे पूछी। और फिर कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे, उनका ताल्लुक उस वक्त के करंट अफेयर्स के साथ था। अब वो मेरे माइंड में इस वक्त थोड़े स्लिप हो रहे हैं, इसलिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। लेकिन बहरहाल उनका अब मैं कंक्लूड ये किया मैंने, जब मैंने सारा कंडक्ट हो गया इंटरव्यू, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो बड़े पॉजिटिव थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े हैप्पी हैं या उनके फेस पे थोड़ी थोड़ी स्माइल है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ पॉजिटिव साइन है। बहरहाल उसके बाद हम अपनी रूटीन में बिज़ी हो गए। बहरहाल फिर वो जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन हुई और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट वगैरह के जो सीन होते हैं, ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, इस पूरी स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपसे यही कहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया ये, कि पहली बात तो ये कि अपने जहन से आपको इधर उधर से कहीं से भी कुछ कहा जाता है कि जी पीपीएससी या किसी भी जॉब में, मतलब ये कहा जाता है, अक्सर ऐसे लोग एक बात करते हैं जो उस फेज़ में कामयाब नहीं हो पाते किसी वजह से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिज़र्व नहीं करते या उनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन बहरहाल जब वो अपना गुबार निकाल रहे होते हैं तो फिर ये कह देते हैं जी यहाँ तो हर काम सिफारिश से होता है,
यहाँ तो मेरिट पे कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो बोगस सिस्टम है सारा, टेस्ट बुरा आता है, इंटरव्यू में फजूल फजूल क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो आपने अपने माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल देनी है और अपने ऊपर बिलीव करना है कि आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है। इस तरह की किसी भी बात पे अपना ध्यान न दें। अगर आप इस तरह की किसी बात पे अपना ध्यान देंगे तो ज़ाहिर बात है फिर आपके अंदर मेहनत करने की जो लगन है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप ये सोचेंगे कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ होना तो वही है जो पहले से डिसाइडेड है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सिफारिश नहीं की, कभी मुझे सिफारिश ना करने का मौका मिला, ना दिल किया, और कभी मुझे किसी सिफारिश की बेस पे कहीं जॉब नहीं मिली या कहीं मैं इस तरह की जगह पे गया नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके सामने एक जीता जागता इंसान बैठा हुआ है जो बता रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने जहन से निकाल दें। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप अल्लाह करे आप अपने आप को वहाँ पे ठीक से डिफेंड कर सकें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सारे जो मेरे कोलीग्स हैं उनके मैं एक्सपीरियंसेस जो हैं इंटरव्यू के वो मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं फ़िज़िक्स के अलावा भी जो वो हमारे कोलीग्स हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं उनका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ़ी अमान अल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें।